नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मेथड बाय व्हिच मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द आईज इज नोन एज। आंखों में दवाई जिस विधि से डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंसफलेशन, इंजेक्शन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जब भी आंखों में आप लोगों ने कभी ना कभी स्वयं के या अपने किसी फैमिली मेंबर को दवा जरूर डाली होगी, तो यह एक टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब यहां पर हम लोगों के सामने और भी ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है इंट्रा ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रा ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आंख के अंदर दवा दवा डालना, इंजेक्ट करना। अब ऐसा कब करते हैं? किसी विशेष परिस्थिति में। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे लेंस हो गया, तो इस प्रकार से आंख का स्ट्रक्चर होता है। इसमें लेंस के पीछे का जो भाग होता है, ये जो लिक्विड पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पर जब ड्रग को इंजेक्ट किया जाए तो इसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, और यह विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और, इंसफिलेशन। तो इंसफिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी दवा है उसको पाउडर के रूप में पफ करना। जैसे आप लोगों ने जब देखा होगा कि किसी का जब अस्थमा बढ़ जाता है या श्वास बढ़ जाती है, दमा बढ़ जाता है, तो उसको पफ दिया जाता है। तो इनसफिलेशन का मतलब होता है कि पाउडर फॉर्म में दवा को कैविटी में भेजना। और डी ऑप्शन इंजेक्शन। तो इंजेक्शन तो यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि आंखों में इंजेक्शन का कोई काम नहीं है। हाँ, जब सर्जरी की जाती है तब उसका काम होता है, लेकिन आप दवा डाल रहे हैं तो इंजेक्शन के द्वारा दवा आंखों में नहीं डाली जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि जो इंजेक्शन होता है जनरली वेन्स में या आर्टरी मांसपेशी में या त्वचा के नीचे लगाया जाता है, ना कि आंख की सतह पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉपिकल का मतलब होता है किसी भी दवा को हमें सीधे कहाँ लगाना है, स्किन के ऊपर लगाना है या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पर लगाना है। तो इसको बोलते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The unusual rash occurring on the trunk in rheumatic fever is called। rheumatic fever में ट्रंक पर होने वाले असामान्य दाने क्या कहलाते हैं? कार्डाइटिस, इरिथमा मार्जिनेटम, कोरिया, आर्थराइटिस। तो यहाँ पर एक बीमारी की बात हो रही है, र्यूमेटिक फीवर। तो र्यूमेटिक फीवर में ट्रंक मीन्स होता है धड़, जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा होता है पेल्विस का, उसको बोला जाता है धड़। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो इस एरिया में दाने हो रहे हैं र्यूमेटिक फीवर में, तो इन रेसिस को क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है कार्डाइटिस। तो आइटिस लगा है और कार्डाइटिस, तो ये तो हृदय से संबंधित कोई सूजन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इरिथमा मार्जिनेटम। इरिथमा मार्जिनेटम ही एक ऐसी विशेष प्रकार की प्रॉब्लम होती है र्यूमेटिक फीवर वाले रोगियों में, जिसमें ट्रंक और हाथ पैरों पर घेरा बनाते हुए, इस प्रकार से घेरा बनाते हुए लालामी या चकत्ते दिखाई देंगे। और इनकी एक विशेषता होगी कि र्यूमेटिक फीवर में जो ये इरिथमा मार्जिनेटम चकत्ते आपको दिखाई देते हैं, इनमें खुजली नहीं होती है। जनरली खुजली नहीं होती है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से खुजली हो भी जाए, लेकिन नॉर्मली इनमें खुजली नहीं होती। इसकी एक विशेषता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होता है बी, इरिथमा मार्जिनेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये चकत्ते यहाँ पर हुए हैं। ये देखो, ये गोला बनाते हुए ट्रंक पर चकत्ते हैं, इनकी विशेषता है, इस प्रकार से चकत्ते होते हैं। और ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी कौन सी होती है? र्यूमेटिक आर्थराइटिस, र्यूमेटिक फीवर। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, सबसे अधिक होने वाला ब्रेन ट्यूमर कौन सा है? मेनिंजियोमा, ग्लियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, न्यूरोफाइब्रोमा। ब्रेन ट्यूमर, तो ट्यूमर का मतलब ही होता है कि कोशिकाओं की जब एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो वहां पर एक ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर दो प्रकार का होता है, हो सकता है बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो। तो बिनाइन का मतलब है ये नॉन कैंसरस है, और मेलिग्नेंट का मतलब है यह कैंसरस होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ब्रेन ट्यूमर जो नॉर्मली होता है, तो इसको बोलते हैं मेनिंजियोमा। और जनरली कहाँ पर होगा? अब नाम से आप लोग समझ चुके होंगे कि मेनिंजेस होती हैं ब्रेन की 3। तो इन मेनिंजेस में उत्पन्न होने वाला एक ब्रेन ट्यूमर होता है, और जनरली यह बिनाइन होता है, मेलिग्नेंट नहीं होता है। और एडल्ट्स में अधिक पाया जाता है, बच्चों में या बूढ़ों में नहीं पाया जाता उतना। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, मेनिंजियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The reporting guidelines followed for randomized controlled trials is नियंत्रित यादृच्छिक परीक्षण के लिए अनुसरण किए जाने वाले रिपोर्टिंग दिशा निर्देश हैं कंसर्ट, स्ट्रोब, प्रिज्म, केयर। तो यहाँ पर बात हो रही है एक रिपोर्टिंग गाइडलाइंस की, पूछा गया है जो कि रेंडमाइज्ड है। अचानक से रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के लिए जो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस होती है उसको बोलते हैं कंसर्ट, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। और जो कंसर्ट का अर्थ होता है, कंसर्ट मीन्स होता है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। एक बार पुनः देखिए, कंसोलिडेट कंसर्ट का जो अर्थ होता है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स, और एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का एक सेट होता है जो इंप्रूव करता है रिपोर्टिंग को। और कौन सी रिपोर्टिंग को? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की रिपोर्टिंग को। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Consult stands for Consolidated Standards of Reporting Trials. It is a set of guidelines designed to improve the reporting of randomized controlled trials. These guidelines help ensure clarity, transparency, and completeness in RCT reporting. Next question, question number 5. Which hormone is secreted by the pituitary gland that stimulates the ovary to secrete estrogen during adolescence? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो किशोरावस्था में अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ग्रोथ हार्मोन GH एंड प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो पिट्यूटरी दो प्रकार की होती है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसका पीछे मास्टर होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाने वाली मास्टर ग्लैंड होती है। तो इस प्रकार से यहाँ इसके दो पार्ट होते हैं, अग्र पिट्यूटरी मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो जितनी भी जो महिला प्रजनन प्रणाली है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको ये कंट्रोल करने में एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और किशोरावस्था के दौरान, एडोलेसेंस के दौरान जो ओवरी से एस्ट्रोजन स्रावित करना हो, तो एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए यही ओवरी के पास जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अग्र पिट्यूटरी से LH निकला। अब ये LH क्या करेगा? ये LH जाएगा ओवरी के पास। तो ओवरी से कहेगा कि यहाँ पर आप क्या करना है, आपको कौन सा हार्मोन निकालना है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन डिपेंड करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोगों के सामने और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये तो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि को स्टिमुलेट करता है, और प्रोलैक्टिन होता है मिल्क प्रोडक्शन वाला हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which is the commonly used first line drug for induction of labor in intrauterine fetal death?
अंतर्गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु के लिए लेबर इंडक्शन के दौरान कौन सी फर्स्ट लाइन दवा का उपयोग किया जाता है? टर्ब्यूटालिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मीसोप्रोस्टॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन ओनली। तो जब बात होती है गर्भ में बच्चे को, भ्रूण की डेथ के लिए जो उपयोग करने वाली दवा होती है, उसको मार्केट में भी आती है, ये कुछ नाम से आती है, और यहाँ पर हम आपको किसी कारणवश वह नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग करना इलीगल भी है और केवल डॉक्टरी सलाह से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक किट आती है जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसका जो केमिकल्स होते हैं उसमें मीसोप्रोस्टल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मीसोप्रोस्टल और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से जो भी बच्चा अंदर पल रहा है उसकी डेथ हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, मीसोप्रोस्टल और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सुरक्षित रूप से क्या करता है कि मृत भ्रूण को बाहर निकालने के लिए भी यह प्रसव को प्रेरित करने का काम करता है। तो मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ही है होता है, और यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और सर्विक्स को यानी कि जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको कर देता है ये सॉफ्ट। जब सॉफ्ट हो जाती है तो जो इंट्रा जो फीचर्स जो अंदर है वो आराम से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जो कि इसी से संबंधित हैं, यूट्रस से संबंधित हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है टर्ब्यूटालाइन। तो टर्ब्यूटालिन ये भी एक यूट्राइन रिलैक्सेंट होती है, लेकिन ये इसका उपयोग हम तब करते हैं, इस दवा का प्रयोग तब करते हैं जब प्रसव को कुछ घंटों रोकना हो, कुछ दिन में रोकना हो, या किसी भी कारणवश जन्म में, बर्थ में बच्चे के जन्म में देरी करनी हो। तो ये देरी करने में क्या करता है, मदद करता है। बच्चे के जन्म को कुछ घंटों भी रोक सकता है, कुछ दिन भी ये रोक सकता है। अब बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो बहुत अच्छी दवा है सीजर्स को रोकने के लिए, किस टाइम पर, एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया, यानी कि जो बीपी की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये प्रयोग की जाती है। और ऑक्सीटोसिन जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि फर्स्ट लाइन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में प्रयोग नहीं की जाती। इसको तो हम तभी प्रयोग करते हैं जब लेबर को इंड्यूस करना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In rheumatic fever, the sudden, purposeless, uncoordinated, involuntary movement or called rheumatic fever में अचानक होने वाले उद्देश्यहीन, असंयमित, अनैच्छिक मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो rheumatic fever में कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, एक अचानक से जर्क टाइप का मूवमेंट्स बच्चों को महसूस होता है, इन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनको क्या कहा जाता है? कॉर्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया फीवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कोरिया कहा जाता है ऐसे मूवमेंट को जो कि अनैच्छिक होते हैं, अचानक होते हैं और अनकंट्रोल्ड होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोरिया, आल्सो नोन एज Sydenham's chorea, is a neurological manifestation of rheumatic fever, especially seen in children. It is characterized by sudden, jerky, purposeless, and involuntary movements of the limbs, face, and trunk. It results from autoimmune inflammation affecting the basal ganglia in the brain. तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो किसके कारण होता है? ये जब गलती से हमारा ही इम्यून सिस्टम बेसल गैंग्लिया जो कि ब्रेन में होते हैं उनको प्रभावित करता है, तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What concentration of xylocaine lidocaine is used in the spinal anesthesia? स्पाइनल एनेस्थीसिया में जाइलोकिन की कितनी सांद्रता का उपयोग किया जाता है? 5%, 10%, 2%, 1%। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 5%। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में नॉर्मली जो जाइलोकिन का प्रयोग होता है यह 5% हाइपर
हाइपरबॉरिक सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो फास्ट होती है और एनेस्थीसिया उत्पन्न करने में यह प्रभावी होता है। अब होता क्या है कि जितना भी अम्बिलिकस के नीचे की जो सर्जिकल प्रोसेस है उनमें यह क्रिया इसका उपयोग किया जाता है। और एक ऑप्शन और यहाँ पर जो दिया गया है 1% या 2% लाइडोकिन, तो इनका जो उपयोग किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया के लिए। लोकल का मतलब है जैसे कहीं पर घाव वगैरह हो वहां पर या कहीं पर दर्द हो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और 10% का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है टॉपिकल एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है, ना कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मींस जो भी अम्बिलिकस के नीचे पेल्विस का पूरा नीचे का पोर्शन है उसको एनेस्थेसाइज करने के लिए 5% सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is the fastest acting local anesthetic agent? निम्न में से कौन सा सबसे तेज असर करने वाला स्थानीय एनेस्थेटिक एजेंट है? लाइडोकेन, प्रोकेन, वूपी, वेकेन, एमिथोकेन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सही है। यहां पर जो लाइडोकेन होता है यह सबसे तेज असर करने वाला मींस फास्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। लाइडोकेन इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन टिपिकली विद इन 2 to 5 minutes, which makes it ideal for short procedures and emergency requiring quick local anesthesia. It is one of the most commonly used local anesthetic agents due to its fast ऑनसेट एंड मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लाइडोकेन एक तेज असर करने वाला स्थानीय एनेस्थेटिक है जो सामान्यतः 2 से 5 मिनट में प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। यह इसकी विशेषता है जिससे यह छोटे ऑपरेशनों और आपातकालीन स्थितियों के लिए उपयुक्त बनता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उन्हें भी देखेंगे। प्रोकेन स्लोवर ऑनसेट लेस पोटेंट, ब्यूपीवेकेन slower onset, long duration used in regional blocks, एमिथोकेन slower onset, more used for topical anesthesia. Next question, question number 10. When radiotherapy is used along with chemotherapy or surgery in cancer treatment, it is called. जब रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी अथवा शल्य क्रिया का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी एडजुवेंट ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडजुवेंट ट्रीटमेंट या सहायक उपचार। जब रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी अथवा सर्जिकल प्रोसेस का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे एडजुवेंट ट्रीटमेंट। Adjuvant treatment refers to additional therapy given after the primary treatment like surgery to reduce the risk of cancer coming back. This may include radiotherapy, chemotherapy or hormonal therapy to kill any remaining cancer cells. जब मुख्य उपचार के बाद कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी दी जाती है तो इसे एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मेटास्टेसिस इज फाउंड इन। मेटास्टेसिस पाया जाता है बेनाइन ट्यूमर में, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जब कैंसर की जो कोशिकाएं हैं अपने एक स्थान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंसर है यहाँ पर अंग में, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल करके दूसरे स्थान को भी कैंसरस बना दें तो इसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। तो यहाँ पर जो मेटास्टेसिस पाया जाता है तो यह पाया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Metastasis refers to the spread of cancer cells from the primary site to
distant organs or tissues via the blood or lymphatic system. This is a key characteristic of malignant tumors, making them dangerous and life-threatening. मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कैंसर की कोशिकाएं अपने मूल स्थान से निकलकर शरीर के अन्य भागों जैसे लीवर, लंग्स एंड बोन्स में फैल जाती हैं। यह केवल मैलिग्नेंट ट्यूमर की विशेषता होती है। अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। बिनाइन ट्यूमर, यह लोकलाइज्ड, डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यूज एंड मेटासाइजेस टू डिस्टेंट ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय, बौनापन का कारण है हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता या एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव में वृद्धि। करेक्ट आंसर होगा जो बौनापन का कारण होता है यह होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म, मींस ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। तो होता क्या है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब होता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसकी सक्रियता, उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा। जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो बचपन में क्या होता है, इससे जो समस्या पैदा होती है उसको बोलते हैं हम लोग बौनापन। तो बौनापन का जो मुख्य कारण है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि ही होती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि अंडर एक्टिव होने से यह बौनापन की समस्या देखने को मिलती है। Hypopituitarism refers to underactivity of the pituitary gland leading to deficiency of growth hormone and other pituitary hormones. When growth hormone is insufficient during childhood, it results in dwarfism characterized by abnormally short stature. हाइपोपिट्यूटरिज्म का अर्थ है पिट्यूटरी ग्रंथि की कम क्रियाशीलता, जिससे जीएच की कमी हो जाती है। यदि यह कमी बचपन में होती है तो यह ड्वार्फिज्म का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि की बात हो रही है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि यह अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी आपको पहले ही बता दिया गया था, ब्रेन में पाई जाती है और ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जब कुछ हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन क्या होता है इससे एंटीरियर से निकलते हैं और कुछ हार्मोन इसके पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं। जब ये पिट्यूटरी ग्रंथि कम सक्रिय होती है, अंडर एक्टिव होती है, तो इससे कई हार्मोन ऐसे होते हैं जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीएच, जीएच मीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। अब बच्चे में जब ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो बच्चे का जो स्टेचर है, जो साइज है, वो बौना रह जाएगा बच्चा। इसलिए जो ड्वार्फिज्म का कारण होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। तो आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।